हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। जो भी साथी आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अगर आपका है तो आपके यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। यहाँ पर हम जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न के भी बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा भी। और आपको हम बता दें कि जो भी प्रश्न यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं पूरा का पूरा नियमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है और नियमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछता है। जैसा कि मैंने साथियों आपको बताया था एक वीडियो में पूरे सिलेबस के बारे में कि आईटीआई का जो सिलेबस होता है वह एक लिमिट सिलेबस है, ठीक है। और आपकी परीक्षा में जो है हर एक दो साल की बात करें तो रिपीट कर देता है प्रश्न। कहने का मतलब वहीं से जो है प्रश्न को बार बार पूछते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हम जो है प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पर हम जो है आपको प्रश्न कराने वाले हैं। जो भी साथी ऐसे हो जिनको उत्तर पता हो वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों आइए क्लास को आगे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों आपके सामने पहला प्रश्न जो दिख रहा है पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका जो है नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर रेजर है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा, क्या, कम्यूटेटर रेजर है, ठीक है। अगला प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जनरेटर का, यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ और दिया है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। डीसी जनरेटर के नाम के बारे में पूछ रखा है कि यह कौन सा जनरेटर है, ठीक है। एक बार इस प्रश्न को देखिएगा, क्या कर रखा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जो आपके सामने ये दिख रहा है डीसी जनरेटर, ठीक है, इसका नाम क्या है यह पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कर रखा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन हम देखते हैं क्या है आपका। देखिए चौथा ऑप्शन आपका वही है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रखा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5ZN P/60 यानी कि आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। पूछ रखा है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो डीसी मोटर है इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या हो जाएगा, ईवी बराबर V-LA/RA, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में 2021 के बैच में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर कर रखा है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम पूछा है उसके बारे में आपको बताना है। तो यह क्या होता है मेरे भाई, यह क्या पोल शू होता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अभी हम आपको चित्र दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो पूछा है कि इस तरीके का डीसी जनरेटर दे दिया है, तो यह जो है आप देख सकते हैं इसमें ये अलग अलग से दोनों जुड़े हुए हैं। तो यह जो है अलग से उत्तेजित जनरेटर होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, देखिए जो भी साथी ऐसे हो जिनको
प्रश्न का उत्तर पता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाए कि हाँ आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रखा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा। आंसर आपका यहाँ कर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो पूछ रखा है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह संचयी यौगिक जनरेटर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, यानी कि डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्क स्क्रू के नियम पर, इस पर तो नहीं करता। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, इस पे भी नहीं करता। अगले ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बन जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कर रखा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, तो इसे हम क्या बोलते हैं उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है आपका योग या इसे हम फ्रेम कहते हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। डुप्लेक्स पूछा है तो 8 हो जाएगा, अगर केवल 4 पोल डीसी जनरेटर पूछता तो 4 होता। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या, भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम पूछ रखा है, तो इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। ठीक है, क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जो है जुड़ा होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मेरे भाई जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये जो है आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आपका वोल्टेज का निर्माण करता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि डीसी मशीनों में कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो यह जो है आपका ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है आपसे, कह रखा है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो है यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका जो है मतलब बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई क्या पूछ रखा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, लघु शंट यौगिक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो, तो यह लघु
शंट यौगिक होगा। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर जो है पटलित होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला आपका देखिए क्या कर रखा है कि आर्मेचर धारा कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, ये पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए ब्रूस को नुकसान से बचाएं, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अधिक लोड कनेक्ट करें, ये अगला ऑप्शन करें, कम्युनिकेशन प्रभाव को कम करें। आगे ऑप्शन देखते हैं। तो आगे आपका क्या कर रखा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक है, एक बार प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो यहाँ पर फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे पूछ रखा है कि जनरेटर का नाम क्या है। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर। ध्यान दीजिएगा, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है, तो यह क्या होगा, शंट जनरेटर। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह क्या करता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ धारा को जो है एक दिशा में एकत्र करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कार्बन और ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर आर्मेचर कोर पर जो है डिपेंड करता है। आंसर आपका क्या, बी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कर रखा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है।
डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का जो है उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है कैसा जनरेटर का हम उपयोग करते हैं? तो यह जो है संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर यह पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए सभी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, कर रखा है अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर। अगले ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, तो अलग से उत्तेजित जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कह रखा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो विभेद यौगिक जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, क्या? कम धारा उच्च वोल्टेज। डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? कम धारा और उच्च वोल्टेज। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रयुक्त तार के उद्देश्य के बारे में पूछ रखा है, तो आंसर की बात करें मेरे भाई तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में आप सभी को पता होगा कि एक ही आंसर है। अगर आपको पता हो इसका आंसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नियत वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। अगले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन आपसे क्या कर रखा है कि धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा दिशा का आसानी से जो है पलटना, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन देख रहे हैं आपके, ऑप्शन तो चार दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न का रखा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न जो है हम लोग ऑलरेडी एक प्रश्न कर चुके हैं इससे रिलेटेड। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोल्ड स्टील। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। किसका हम बनाते हैं? रोल्ड स्टील का। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? रोल्ड स्टील का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ड रिंग्स का क्या कार्य है? स्लिप्ड रिंग्स का
क्या कार्य है इसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले ऑप्शन की बात करते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं दिख रहे हैं, प्लेसेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज। यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का मेन उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यह क्या करता है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ठीक है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकीय करना, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है ढलवा इस्पात यानी कि कास्ट स्टील का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ढलवा इस्पात का यानी कि स्टील। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न हमने ऑलरेडी ऐसा ही प्रश्न करा चुके हैं, भंवर धारा हानि को कम करे, ठीक है, तो आंसर आपका टी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो जो है किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर का, ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो शंट जनरेटर का। आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, कर रखा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, विद्युत चुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, ठीक है, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। तो आंसर आपका क्या, सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है देखिए, और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया मेरे भाई तो क्लास को शेयर करिएगा, और आप लोग जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से क्लास की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहेगी। जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जो ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मेरे भाई तो आप लोग हमारी क्लास को देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में जो है यहाँ से 100% मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, हूबहू यही प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। देखिए अगर हम क्या प्रभाव पड़ता है तो यह जो है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्या, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, जो न्यूमेरिकल आपके प्रश्न होंगे उन पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में न्यूमेरिकल कहीं पूछता ही नहीं, ठीक है, गलती से भी कभी नहीं पूछता न्यूमेरिकल। जितने भी प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे प्रश्न जो है थ्योरेटिकल आते हैं। तो आप लोग जो है थ्योरेटिकल पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पे मत उलझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि बड़े
डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। यह प्रश्न ऑलरेडी हम लोग शायद एक प्रश्न ऐसा ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। कंपन सेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है, क्या डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ठीक, क्या अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर के ब्रूस में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। भारी स्पार्किंग का कारण क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। स्पार्किंग का मुख्य कारण जो होता है मेरे भाई वह क्या है आपका, MNA और GNA स्थिति बदल गई। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, और साथियों आपसे हम देखिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर भी करिए। जो भी साथी ITI कर रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के स्टूडेंट हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास। आपको बता दें, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, इस क्लास को भी अगर आप देख के चले जाएंगे मेरे भाई, तो आपको बता दें कि आप जो है अगर 38 प्रश्न आपके ट्रेड थ्योरी में रहेंगे तो आप जो है इस क्लास को देखने के बाद जो है आप जो है 23 से 24 प्रश्न जो है आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का जो है हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर केल्विन ब्रिज का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर बाहरी ग्राउलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या नाम है ये पूछ रखा है, तो यहाँ पर आर्मेचर डाइवर्ट विधि। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्ट विधि। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुपर एनेमल्ड तांबे के तार। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वेल्डिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। यह प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो मेरे भाई तो आप जो है इसका उत्तर भी दे सकते हैं। कर रखा है 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वेल्डिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो कितने समांतर रास्ते होते हैं इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। इसमें जो है 2 समांतर रास्ते होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है मेरे भाई कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है निर्धारित करता है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है डीसी मोटर का क्या नाम है। डीसी मोटर का क्या नाम है इसके बारे में जो है आपसे पूछ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है आपसे, कर रखा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न फार्मूला पूछ रखा है, कर रखा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। ली गई धारा की गणना करने का जो है सूत्र क्या है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एल ए वी माइनस ई बी अपान आर ए। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि कर रखा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है हम किस नियम को लागू करते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। जो आपको डीसी मोटर यहाँ पर चित्र डायग्राम दिखाया गया है, इस चित्र को देखकर जो है आपको बताना है कि यह जो है कौन सा डीसी मोटर का प्रकार है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यह जो है आपका जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर टी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। एक प्रश्न ऑलरेडी हम इसी वीडियो में अभी आपको हमने करा चुका हूँ। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, उपकरण का नाम क्या है। उपकरण का नाम क्या है, सीधा पूछ रखा है कि इस उपकरण का जो है आपको नाम बताना है। ठीक है, तो यह क्या है, बाहरी ग्राउलर है। क्या, बाहरी ग्राउलर। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। तो बाइंडिंग का नाम क्या है, इसके बारे में। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, शॉर्ट कॉटेड बाइंडिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कर रखा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वह पहला ही हो जाएगा, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। ठीक है, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कह रखा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्या कर रखा है, फील्ड डाइवर्ट विधि। फील्ड डाइवर्ट विधि आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, उसके बारे में पूछ रखा है। क्यों जोड़ा जाता है, तो यह जो है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। डीसी मिश्रण मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपके दिए हैं ना, चारों ऑप्शन में से एक ही आंसर है। अगर आपको पता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो यह जो है आपका मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है।
अगला प्रश्न का रखा है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा है। पूछ रखा है कि उपयोगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। ठीक है, उपयोगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। आर्मेचर करंट को कम करे। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा, आर्मेचर करंट को कम करे। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है फाइबर ग्लास। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कह रखा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है, ये पूछ रखा है। तो यह जो है आपका 155 सेंटीग्रेड होता है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि नियंत्रण गति ड्राइवर के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति ड्राइवर के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग करते हैं, तो डीसी शंट मोटर का। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कह रखा है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका डीसी संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, कौन सा, डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे क्या पूछ रखा है। कह रखा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। रेटेड गति के नीचे गति देता है, यहाँ पर जो है आर्मेचर डायवर्ट विधि। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न का रखा है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कटाव है। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कटाव है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा। अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धीमी गति से चलता है, तो आंसर आपका क्या, बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई, का रखा है कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश का आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यह जो है आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती हैं। तो यह बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई, क्या कर रखा है। देखिए कर रखा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी को लघु पथित क्यों किया जाता है। श्रेणी को लघु पथित क्यों किया जाता है, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा। आंसर की बात करें तो आपका जो है, देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, दूसरा क्या कर रखा है, तीसरा क्या कर रखा है, चौथा क्या कर रखा है, सभी को जो है आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सबसे प्रभावी तरीका होती है गतिशील संतुलन। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, गतिशील संतुलन। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को
शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है हम लोग किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर यूरेका का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका पहला बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर संचयी लंबे शंट। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, देखिए चित्र को ध्यान से देखिएगा। कर रखा है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर जो है आपको जो है कमेंट करके भी बताना है। इस प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यह जो है आपका डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउल परीक्षण सचित्र है? आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले तो चित्र देखिए उसके बाद ऑप्शन। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला ही है खुली कुंडली परीक्षण। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। तो यह जो है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कम्यूटेटेड क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रूस की गलत स्थिति के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा क्या? लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, लागू वोल्टेज का जो है विरोध करता है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। कर रखा है कि किस मोटर में यह विशेषता है? किस मोटर में जो है इस प्रकार की विशेषता को जो है प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर की बात करें तो आपका जो है यहाँ पर संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न क्या कर रखा है। कर रखा है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनवीसी में धारा सीमा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कि डीसी श्रृंखला में मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? मोटी तार के साथ वाउंड क्या है, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई अगले ऑप्शन की बात करें, ये तो पहला कारक क्या है? फील्ड वोल्टेज के विनियमित करने के लिए। अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है? लोड करंट को ले जाने के लिए। जी हाँ, लोड करंट को ले जाने के लिए। आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कर रखा है मेरे भाई कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है?
डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर की बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्र समांतर विधि। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है मेरे भाई कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर जो है उपयुक्त है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यह जो है संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये लगातार लोड आवश्यकता, नियत गति की आवश्यकता। ठीक है, अगले ऑप्शन पे बात, अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है यहाँ पर देखिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट को सीमित करें। आर्मेचर करंट को जो है सीमित करें, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ग्राउलर। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न का रखा है, अगला प्रश्न का रखा है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, यह जो है आपको बता दें कि यह जो है उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई पूछ रखा है कि किस यौगिक मोटर की विशेषता के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि है। कौन सबसे अच्छी विधि है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो आर्मेचर धारा दिशा बदले। ठीक है, तो आंसर आपका क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनपीएस का उद्देश्य क्या है। एनपीएस का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। आंसर आपका यहाँ पर भी डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है संचयी यौगिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे पूछ रखा है, कर रखा है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। आसान बदलाव प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या बनेगा, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर भी डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। टेप का उद्देश्य के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आंसर की हम बात करें तो यह जो है कंडक्टर लेपेट है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है। ठीक है, से अधिक है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि PA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के
क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम मिश्रित धातु की चादर। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च मिश्रित धातु की चादर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा, उच्च मिश्रित धातु की चादर। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें, विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है, रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है जो आपको चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह हो जाता है वेजेज को हटाना। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कह रखा है, कह रखा है कि वाइंडिंग में उपयोगिता की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी व सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, मिलेनेक्स पेपर। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का जो है चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, इस चित्र को देखकर ही आप समझ गए होंगे, यह जो है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण चित्रित किया गया है। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको एक प्रश्न हमने करा दिया है। ठीक है, अगर आपको पता हो मेरे भाई तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह क्या हो जाएगा, लघु पथित कुंडली परीक्षण। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है, गर्म क्यों किया जाता है। तो यह जो है इससे नमी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो आर्मेचर धारा की दिशा को जो है बदलकर, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आगे देखते हैं क्या लिखा है, आपस में बदल दिया जाए, आपस में जो है जब बदल दिया जाए तो यहाँ पर जो है एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है, यदि जो है डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें तो यहाँ पर बहुत तेज गति में चलती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है, कम होने का क्या कारण है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है कम होने का जो है मुख्य कारण जो है आपका क्या है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको जो है एक प्रश्न करा चुका हूँ, कौन सा बैंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो ये जो है खुली कुंडली दोष है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला बन जाएगा। तो साथियों ये रहा आज की जो है हमने आपको टोटल 100। साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने
क्लास को शेयर न किया हो मेरे भाई तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो मैराथन क्लास है साथियों, इसमें जो है हम मैक्सिमम प्रश्न कराने वाले हैं और आप सभी को पता है कि अभी हम टोटल जो है 124 प्रश्न जो है कर चुके हैं। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि परीक्षा जो है स्टार्ट है ना। बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग डेट पे जो है परीक्षाएं हैं। तो साथियों आपके लिए जो है यह क्लास बहुत ही हेल्प करेगा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि थ्री कला स्क्विरल गेज प्रकरण मोटर की स्लिप गति एनएस की गणना करने का सूत्र क्या है, ठीक है। सूत्र की गणना करने की बात किया गया है तो एन स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। जो आपके सामने ड्राइंग दिख रहा है या सर्किट जो दिख रहा है, यह नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है, प्रकार के बारे में पूछा है। तो यह जो है इंचिंग नियंत्रण है। क्या, इंचिंग नियंत्रण। आंसर आपका यहाँ पर भी पहला ही बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। इस प्रश्न को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनके बारे में हम आपको बोल भी दे रहे हैं और मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें मोटे तौर पे मेरे भाई तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, यहाँ पर यह पूछ रखा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले तो आपको चित्र देखना है, ठीक है। और इस चित्र को देखने के बाद जो है आपको आंसर बताना है, ठीक है। यह कौन सा जो है ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यह जो है मेरे भाई ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक गति, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो फ्यूज दर चलाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है 25 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न क्या कह रखा है, कह रहा है कि संपर्क का नाम क्या है जिसमें यक्ष के रूप में दर्शाया गया है। जो यक्ष के रूप में यहाँ पर जो दर्शाया गया है इसके बारे में पूछ रखा है कि इस यक्ष का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो यह जो है आपका जो है सहायक संपर्क बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कर रखा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो यह जो है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है। क्या, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, तो यह सिंगल लेयर बास्केट जो है वाइंडिंग है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपकी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस सूत्र का उपयोग किया जाता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस
इंटू 100, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप नोट करके रखिएगा, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि नियंत्रण सर्किट किस प्रणाली में उपयोग किया जाता है। नियंत्रण सर्किट किस प्रणाली में उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जो सर्किट दिया है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यह जो है आपका कैसा है, इंचिंग है, ठीक है। तो आंसर भी ऐसा एक प्रश्न हम लोगों ने अभी अभी कर चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा। अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। कला विस्थापन की बात करें तो 120 होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि यक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो यक्ष चिन्हित भाग दिया गया है, इसका यक्ष जो डिनोट किया गया है, इसका नाम क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लिप रिंग, ठीक है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए आपको ड्राइंग को देखना है किस तरीके का यह जो है कॉइल कुंडली है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, पूरे कुंडल वाइंडिंग है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या, बी बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए कुंडली के बारे में पुनः पूछ रखा है, कर रखा है कि कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है, ठीक है। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा इसमें। तो यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग, ठीक है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है कि कर रखा है कि 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा। अगर हम आंसर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ठीक है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। कर रखा है 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ठीक है। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है, ठीक है। देखिए इस चित्र को देखिए, उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यह क्या है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि बाइंडिंग मशीन के भाग यक्ष को चिन्हित करें। बाइंडिंग मशीन के भाग यक्ष को चिन्हित करें, इसके बारे में जो है आपसे कर रखा है कि जो यह यक्ष है, यह इसका नाम क्या है, सीधे तौर पे यही पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई ऑप्शन की ओर चलें, तो ऑप्शन आपका जो कह रखा है यहाँ पर, तो देखिए क्या कर रखा है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका स्लूप वाहक होगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे क्या कर रखा है कि 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो जो है 1080, यह प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको एक प्रश्न ऐसा ही करा चुके हैं। 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, 1080, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जो स्टार्टर प्रतीक आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यह जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र भी बना है डेल्टा का, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए कर रखा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। पिच कारक की गणना करने का जो सूत्र होता है वह क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा,
विंडन पिच बट्टे पोल पिच। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बी बनेगा, पिच फैक्टर बराबर। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि पोल बैंडिंग को एसी बैंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल बैंडिंग को एसी बैंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्लॉटर बटे नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अगले प्रश्न की और बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो साथियों आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मित्र। ठीक है, ताकि आपको जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, और कोई भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जिन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट कराने की जो है पूरा कोशिश करूंगा। यल एम बराबर यल इन प्लस यल आउट बटे 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि थ्री कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। थ्री कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की जो है आवृत्ति क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या। देखिए यहाँ पर स्टेटर और रोटर ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। कौन सी विधि आरोपित की जाती है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैस्केड संचालन। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो अगर आप सही ढंग से क्लास को अटेम्प्ट या देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है कॉपर की कमी। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए जो है यूज करते हैं। आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप बात करें तो ध्रुवता टेस्ट। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि स्टार्टर वाइंडिंग और शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का जो है हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक ग्राउलर। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे क्या कर रखा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। कटआउट का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है।
अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यह जो है स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है मोटर के अति गर्म होने पर। ठीक है, मोटर के अति गर्म होने पर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एसी 3 फेस मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, क्या सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेबेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेबेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आंसर मेरे भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्स। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, क्या पोलरिटी टेस्ट, आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे बोल रखा है कि रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो यह किस लिए रखा जाता है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो कौन सा, लौह हानि। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे क्या कर रखा है कि 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होता है, तो इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसके देखिए अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पर कर रखा है रोटर रिओस्ट नियंत्रण द्वारा आरोपित आवृत्ति बदलकर आरोपित। आगे ऑप्शन को देखते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि वोल्टेज को बदलकर स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। जी हाँ, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। वाउड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो यहाँ पर जो है स्टार से डेल्टा बदले, स्टार से जो है क्या करते हैं, डेल्टा जो है बदल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं, मेगर का। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है।
बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? आइए आगे देखते हैं। जो आपके सामने चित्र दिख रहा है इसी के बारे में जो है पूछ रखा है। तो यह जो है क्या है? ध्रुवता टेस्ट है। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है उसके बारे में देखते हैं। तो कर रखा है कि एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? प्रारंभिक करंट क्या होता है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। ठीक है, क्या पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होता है? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। कर रखा है कि स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का जो है हम उपयोग करते हैं इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है कैस्केड ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है। कर रखा है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? गति नियंत्रण विधि क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आरोपित आवृत्ति बदल कर। जी हाँ, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है। कर रखा है कि 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? नियंत्रण विधि क्या है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर जो कह रखा है मेरे भाई, कैस्केड संचालन विधि। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? ठीक है, कार्यात्मक सर्किट क्या है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। कह रखा है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? किस प्रकार इंसुलेटिंग सामग्री का जो है उपयोग किया जाता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा टेरेलिन धागा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि एसी बाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहा जाता है? एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहा जाता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न कर रखा है आपसे, देखिए कर रखा है कि किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पीचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? एक से अधिक है। ठीक है, एक से अधिक की बात किया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें मेरे भाई तो अगला ऑप्शन देखते हैं, लास्ट होगा फ्लैश लूप नॉन ओवरलैप बाइंडिंग। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो हाथ से लपेटना। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। कर रखा है मेरे भाई कि 3 फेज स्लीपर रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है यहाँ पर जो है यह पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कॉलर का कार्य क्या है? कॉलर का कार्य क्या है यह पूछ रखा है।
ये जो कॉलर का मुख्य कार्य होता है, यह जो है क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सममर्बिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी कवर प्रकार के। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है यहाँ पर कि एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है। एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, कर रखा है शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है, यहाँ पर यह पूछ रखा है। तो ऑप्शन को देखते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या कर रखा है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पैनल बोर्ड जो है कहाँ उपयोग किए जाते हैं, तो यह जो है त्रिकला घरेलू वायरिंग में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पर जो है आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल आपकी परीक्षा में पूछता ही नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो यहाँ पर कर रखा है कि रोटरी स्विच के लिए किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिक्के का स्लॉट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए मोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर बलागुण को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना मेरे भाई। अगर आपको उत्तर पता हो तो रोटर रीओस्टेड गति नियंत्रण। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है कि बाइंडिंग का नाम क्या है। जो बाइंडिंग आपके सामने दिख रही है, इस बाइंडिंग का जो है नाम ही सीधा पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है यह क्या है, तिरछी बाइंडिंग है। आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि एकल कलाबद्ध प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या दोष है, जो है क्या दोष है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम दोष की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने पर दोष क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका से कर रखा है कि कौन से दोस्त स्थिति में थर्मल अधिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो जो रक्षा करता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह अतिधारा यानी ओवर करंट। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि
यदि तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। यदि तीन कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर की बात करें हम तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। खुले सर्किट का जो है क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह मोटर बहुत कम गति से चलती है। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का जो मुख्य कारण है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बार बार जो है फ्यूज का उड़ना जो है बर्निंग में खराब इंसुलेशन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है तो। ठीक है, तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि 3 फेस मोटर स्टार्टर का सिंगल फेस प्रीवेटर के साथ बार बार ड्रिफ्ट का कारण कौन सा है। बार बार ड्रिफ्ट का कारण कौन सा है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OLR की गलत सेटिंग के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। और यह अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, जो है यह लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। आप सभी को पता है कि यह जो आज का क्लास था मैराथन क्लास था, इसमें हम जो है मैक्सिमम प्रश्न आपको हल कराने की पूरी टोटल हम बात करें तो 200 से ऊपर हमने यहाँ पर प्रश्न आपको कराए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यह प्रश्न। ठीक है, अगर आप इस क्लास को देख के चले जाते हैं मेरे भाई तो आपको बता दें कि आपका ट्रेड थ्योरी में जो है बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पर देखिए तीन कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंड परीक्षण करते समय हेक्सा प्लेट रखकर लघुपथित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यह जो है हेक्सा प्लेट का तेज से कंपन जो है प्रदर्शित करता है, आंसर बी। तो साथियों आपको मुझे आशा है कि आज का जो मैराथन क्लास था आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट किसी भी प्रश्न में रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथियों, और आप अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि वह भी क्लास से जुड़कर जो है अपनी पढ़ाई कर सके और आपकी जो परीक्षा है उसमें अच्छा स्कोर ला सके। ठीक है साथियों, तो देखिए हर तरीके से आपकी हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो भी हो सकता है मेरे भाई हर तरीके का हम आपको बता दें कि हम कुछ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखाने वाले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको कराया यही प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी साथी अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।